तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, हम इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं चेंज, ठीक है, चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जो मैंने लिखा है वो समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे चेंज, तो आपको वर्ड सुनाई दे रहा होगा चेंज। तो चेंज क्या होता है? चेंज को बेसिकली बदलाव कहते हैं। तो कल आपने मेरे को दूसरी शर्ट पहना हुआ देखा था, आज मैं दूसरी शर्ट, तो ये भी क्या एक चेंज है। ठीक है, हो सकता है कल आप मम्मी का फोन चला रहे होंगे, आज आप अपना फोन चला रहे हो, ये भी क्या एक चेंज है। तो चेंज दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। साइंस में चेंज दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जो इजीली रिवर्स हो सकता है, ठीक है, जिसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे वाटर है, उसको आपने बॉईल करा तो वो वेपोर बन गया, उस वेपोर से आप क्या इवोपरेशन होता है ना, तो उसके थ्रू आप दोबारा पानी बना सकते हो। 9th क्लास में आपने प्रोसेस पढ़ा था ना, जब हम पानी को उबाल के वेपोर बना देते हैं और उस वेपोर को दोबारा क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जो इजीली रिवर्स हो सकता है। इसी तरीके से आपने वाटर को फ्रीज किया, ठीक है, वो आइस बन गया, और फिर उस आइस से दोबारा हम वाटर बना सकते हैं, तो वो भी क्या इजीली रिवर्स हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है? जो इजीली रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि दूध लेके आओ 1 लीटर, ठीक है, आप लाए। आपको कल खाने का मन था कि मेरे को पनीर खाना है या दही सुबह सुबह चाहिए मेरे को नाश्ते में, तो आपने उसमें थोड़ी दही मिला दी। अब सुबह मम्मी बोली कि दूध लेके आ फ्रिज में से, आप गए तो वो पूरी दही बन चुकी थी। तो अब मम्मी से आप कुटाई खाओगे, क्योंकि दही से आप दोबारा दूध नहीं बना सकते। तो जो भी चेंज जो इजीली रिवर्स नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे चेंज होते हैं। तो जो चेंज हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, कि हमने जो खाना खाया वो तो हम नहीं निकालते ना, हमारे स्टमक में बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, उसके अंदर हमारे स्टमक में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, और प्रॉपर जो आउट प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे चेंज जो हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते, उसको कहते हैं केमिकल चेंज, और जो हम रिवर्स कर सकते हैं उसको बोला जाता है फिजिकल चेंज। ठीक है, मैंने कल कोई और शर्ट पहनी थी, आज मैंने कोई और पहनी है, तो मैं दोबारा जाके बदल भी तो सकता हूँ, दैट इज फिजिकल चेंज। तो चलो आओ चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। जो केमिकल चेंज होता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है, केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट है हमारा उसी चीज से रिलेटेड है। तो चलो पहले डेफिनेशन पे नजर मारते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या कह रहा है? द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है उसका चेंज होना इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। मान लो आपके पास दूध था, उससे आपने दही बना दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हुआ है कि एक चीज दूसरे सब्सटेंस में क्या होगी, ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर आपको पता है जंग लग जाती है, बहुत सारा हमारा जो लोहा है वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ आयरन क्या होता है, बर्बाद होता है हर साल। तो जो आयरन के ऊपर जो जंग लगता है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा चैप्टर के लास्ट में। और सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी आपने दूध से क्या बना दिया, दही, तो वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि वो इजीली रिवर्स नहीं हो सकता। और जो मिल्क है वो आपको क्या बन गया, कर्ड बन गया। तो एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे में चेंज हो गया ना, तो इस चीज के ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, डाइजेशन ऑफ फूड, भाई जो हमने खाया वो नहीं निकाला, सिंपल सी बात है, तो वो भी क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन, आप चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस जो है उसमें आप अच्छे से समझोगे रेस्पिरेशन होता क्या है। बट मैं बता देता हूँ क्या होता है कि हमारे जब खाना खाते हैं, तो खाना खाने जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फैट होता है, ग्लूकोज हमारा शरीर स्टोर कर लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, आपको पता है ऑक्सीजन जाती है सेल्स में ब्लड के थ्रू, और वहाँ पे ग्लूकोज से एनर्जी क्रिएट होती है। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है उससे एनर्जी क्रिएशन में हेल्प मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो उसी चीज़ को कहा गया है रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का यूज करके एनर्जी और कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। तो आप देख रहे हो वहां पे ग्लूकोज से आपका क्या बनाया गया, CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर, 3 चीजें बनाई गई। तो ग्लूकोज आपका इन चीजों में चेंज हो गया ना, तो देख रहे हो एक चीज दूसरी चीज में चेंज हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। अब इतना अच्छे से समझा दिया, समझ आ गया होगा। आपसे 1 मार्कर में पूछ सकता है कि बताओ भाई ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल चेंज जो इजीली रिवर्स हो सकता है और केमिकल चेंज जो इजीली रिवर्स नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दे दिए आपको। और अगर आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में अच्छे से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाके वो देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। हमें पता है भाई दूध से क्या बन गया, दही। दही बिल्कुल ही अलग होता है दूध से। ऐसा तो कोई है कि दूध और दही सेम है, नहीं। तो नया सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो भाई दूध से तो बिल्कुल अलग होता है ना दही, ऐसा तो नहीं है दही और दूध आप एक कह सकते हो, नहीं, ठीक है। बेसिकली उनका दुकान पे जाओगे तो रेट भी सेम नहीं होता। तो मेरा कहने का मकसद ये है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन में, उसकी प्रॉपर्टी और जो वो पहले था उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की बिल्कुल क्या होती है, कंप्लीटली डिफरेंट। दूध की अपनी प्रॉपर्टी होती है, दही की अपनी प्रॉपर्टी होती है। कभी किसी को देखा कि दही में 2 चम्मच हॉर्लिक्स मिला के पी रहा है, नहीं देखा ना। तो बेसिकली जो हमारा शुरुआत में जो प्रोडक्ट हमारा जो शुरुआत में जो सब्सटेंस में चेंज हुआ है दूसरे सब्सटेंस में, तो जो पहले था और जो अब है उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है। सो इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज टेक प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ तो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, और इसको आप उतार भी सकते हो, बस आपको इतना करना है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब देखो इसके ऊपर ना आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेता, और आपकी बुक में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से समझना है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं तो ध्यान से समझना। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जलाते हैं हम एयर में टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा देखो मैग्नीशियम है, आपको पता है एलिमेंट है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को हम जला रहे एयर में ताकि क्या बन जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए। इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो मैग्नीशियम बिल्कुल अलग होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल अलग होता है। मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं हवा में, एयर में, ताकि क्या बन जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए। और ये किस चीज का एग्जाम्पल होता है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को, जब हम ध्यान से सुनना, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को इस ऐसे शो करते हैं उसके सिंबल्स के थ्रू, ऐसे शो करते हैं उसके सिंबल्स के थ्रू, किसी केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से हम शो करते हैं, तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, लिख रहा हूं नाम, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के थ्रू शो करते हैं, नॉट इन सेंटेंस, नॉट इन वर्ड्स, बट उनके सिंबल्स के थ्रू, तो हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो देखो हमारा मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, और ये दोनों मिलके, ऑक्सीजन क्योंकि हवा में होती है, और कोई भी चीज जलती है ना, कोई भी चीज अगर जिसमें आग लग रही है, तो आग लगने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, फायर पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है, ऑक्सीजन। तो हमने मैग्नीशियम को जलाया, बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो तक क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो दैट इज आवर केमिकल इक्वेशन। आपको समझ आ गया होगा। एक जो क्वेश्चन बनता है इस एग्जाम्पल के ऊपर, वो क्या बनता है वो आप देखो। बिफोर बर्निंग इन एयर, उस मैग्नीशियम को हवा में जलाने से पहले, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है, तो हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन, साफ किया जाता है बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। जो मैग्नीशियम रिबन है यानी जिसको हम जला रहे हैं, उसको हम सैंड पेपर से क्या करते हैं, साफ करते हैं। अभी क्यों साफ करते हैं, डायरेक्ट भी तो चला सकते हैं, तो उसके साफ करने का पर्पस है, और यही पर्पस पूछा जाता है आपसे पेपर में। दिस इज डन, क्यों किया जाता है, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस
प्रोटेक्टिव लेयर को हमें हटाना पड़ता है, तभी मैग्नीशियम रिबन जलता है। तो उसको हम किससे हटाते, सैंड पेपर से हटाते। और क्यों हटाते, ताकि वो फायर को कैच कर सके आसानी से। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है, क्योंकि भाई इसके ऊपर एक बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और उसको साफ करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि तभी तो आगे फायर पकड़ेगा। और आपको समझ आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैंने एग्जांपल देके भी समझाया। और अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्योंकि मैंने किसी केमिकल रिएक्शन को उसके अंदर जो सब्सटेंस है उनके सिंबल्स के थ्रू शो किया, क्या किया, शो किया। ठीक है, तो देखो इस साइड जो है, जो क्या कह रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, मैग्नीशियम पार्ट ले रहा है और ऑक्सीजन पार्ट ले रहा है। तो ये जो इस तरफ होते हैं ना, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, जैसे दूध है, यहाँ पे मिल्क है, तो मिल्क ने क्या करा, केमिकल रिएक्शन में भाग लिया। तो जो सब्सटेंस, जो केमिकल किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ध्यान रखना। और आप कह सकते हो रिएक्टेंट केमिकल, जो एरो दिख रहा है, ये वाला एरो, इसके इधर वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो जिन्होंने भाग लिया, अब उनसे कुछ ना कुछ तो बना ही होगा आपस में, उन्होंने रिएक्शन करके, तो जो बनता है इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मिल्क क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, और कार्ड क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जब कोई एक सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है तो उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो उस सब्सटेंस से जो दूसरा सब्सटेंस आया है ट्रांसफॉर्म होके, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको मैंने क्या क्या चीजें बता दी, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर अलग होती है, जो शुरुआत में वो होता है। और एक मैग्नीशियम का मैंने एग्जाम्पल दिया, रिएक्टेंट बताया, प्रोडक्ट बताया, चलो, और चेंज भी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दिया, चेंज के बारे में बता दिया, उसका एग्जांपल भी दे दिया मैंने आप सभी को। बट आप चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ केमिकल इक्वेशन के बारे में। मैंने बताया था आप सभी को कि भाई केमिकल रिएक्शन को जब मैं उनके सिंबल्स के थ्रू शो करता हूँ, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बट डेफिनेशन समझना जरूरी है। ठीक है, और देखते हैं फिर आगे। तो देखो क्या कह रहा है, आ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया ना, किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम उनके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। उसमें क्या क्या सिंबल्स यूज हो सकते हैं या फार्मूला यूज हो सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मान लो रिएक्ट कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। मैंने बोला वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, इसी तरह मैंने बोला मीथेन गैस रिएक्ट कर रही है तो मीथेन गैस का फार्मूला क्या था, CH4। इसी तरीके से केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का, किसका, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। जिसमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट, मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था आप सभी को। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी शुरुआत में जो भाग लेते हैं। जैसे दूध ने पार्टिसिपेट किया और क्या बन गया, दही। तो दही क्या है, हमारा प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट क्या है, हमारा मिल्क। ठीक है, तो इसमें फार्मूला या सिंबल्स होते हैं किसके, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, आर यूज्ड फॉर देयर सेम। तो उनका यूज किया जाता है सिंबल्स का, तभी तो केमिकल इक्वेशन है। उसको हम सेंटेंस में कोई लिखेंगे। तो चलो देखो, अरे सर कॉपीराइट लाओगे क्या आप। चलो देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन गैस कैन बी रिटन इन वर्ड्स। तो देखो मान लो मैं मीथेन गैस को क्या कर रहा हूँ, बर्न कर रहा हूँ। तो जब मैं बर्न कर रहा हूँ मीथेन गैस, किसी भी चीज को बर्न करेंगे तो भाई ऑक्सीजन तो चाहिए। तो मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपने क्या करा, मीथेन गैस को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आप देख लो ये क्या कहलाएंगे हमारे, रिएक्टेंट, और ये क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है, कंप्लीटली डिफरेंट होती है किससे, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से।
ठीक है, अभी मैंने इनके सिंबल्स या इनके फार्मूला नहीं लिखा कि मीथेन का CH4 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, वाटर का H2O, ये नहीं लिखा। बस मैंने ये लिखा कि मीथेन को हमने ऑक्सीजन के साथ मतलब जलाया, क्योंकि एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो भाई यहाँ पे इनके सिंबल्स नहीं है ना इनके फार्मूले हैं, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है सारे, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन कैन बी चेंज। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, केमिकल इक्वेशन में। कैसे करेंगे, जब मैं इनके नाम की जगह पे क्या रख दूं, इनके फार्मूला या सिंबल्स रख दूं। तो कैसे रखते हैं, देखो भाई, देखो मैं एक बार पढ़ देता हूं। द वर्ड इक्वेशन कैन बी चेंज इनटू केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग सिंबल्स लिख दो या फार्मूला लिख दो ऑफ द सब्सटेंस। इन सब्सटेंस के सिंबल्स या फार्मूला आप लिख दो। तो मीथेन का क्या होता है, CH4, ऑक्सीजन का O2, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और वाटर का H2O। तो मेरा कहने का मतलब देखो, अब ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें मैंने क्या करा, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे थे या जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे थे उनके क्या रखे, सिंबल या फार्मूले रखे। तो मीथेन का CH4 प्लस O2, ये क्या बन गया, CO2 प्लस वाटर। तो इस चीज को, इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे ये भी सीख लो साथ साथ। इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक हो सकता था लेकिन मैंने नहीं बताया। रीजन क्या है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने में थोड़ा, आप ऐसा करना, अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए ना तो आप 25-25 मिनट या आधा घंटा देखना और फिर थोड़ा गैप बना के देखना। देखो मैं आपको ऐसा पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप कहीं भी ट्यूशन नहीं जाते और आप टोटली, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं से पढ़ लें, आपको कहीं जाना ना पड़े। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप पूरी वीडियो देखना, और कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। तो देखो किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। तो इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, एरो के इस तरफ को हम कहते हैं LHS और एरो के उस तरफ को कहते हैं हम RHS, ठीक है। जो रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा है, दो से एक या दो से तीन से चार है, इतने रिएक्टेंट है, तो उनके बीच हम प्लस का साइन लगाते हैं। और जो चीज पार्टिसिपेट कर रही है वो 4 स्टेट की हो सकती है, या तो वो सॉलिड होगी, या वो लिक्विड होगी, या वो गैस होगी, या ये एक्वस सॉल्यूशन होगी। देखो मैंने चारों लिखी है। अब ये सर ये क्यों लिखा आपने, देखो मैंने CH4 के बगल में G लिखा है, ऑक्सीजन के बगल में G लिखा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बगल में G लिखा है और वाटर के बगल में L लिखा है। क्यों लिखा, ये समझाने की जरूरत है। देखो मैंने लिख तो दिया कि मीथेन का CH4 होता है, लेकिन उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है। तो यहाँ पे S से सॉलिड होता है हमारा, ठीक है, इसी तरह लिक्विड होता है, फिर हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है और गैस। तो सॉलिड आपको पता है, देख रहे हो दीवार कितनी सॉलिड है, तो सॉलिड यानी जो इजीली कंप्रेसिबल ना हो। 9th क्लास में आपने इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ी है। तो कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो हम उसके बगल में क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड की फॉर्म में है तो उसके बगल में हम क्या लिखेंगे, उसके फार्मूला या सिंबल के बगल में L। तो देखो जैसे वाटर लिक्विड की फॉर्म में होता है तो L लिख दिया हमने। इसी तरीके से एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी सब्सटेंस को हम वाटर में मिला देते हैं, जब किसी सब्सटेंस को हम वाटर में मिला देते हैं, तो जब वो वाटर में मिल जाता है तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस को हम वाटर में मिला के रिएक्ट करा रहे हैं तो उसके बगल में क्या लिखेंगे, AQ, और G से हमारा होता है गैस। और गैस यानी कि आप तो समझ रहे हो ना, जैसे ऑक्सीजन क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो उसके बगल में हमने क्या लिख दिया, G लिख दिया। तो रिएक्टेंट हमारे एरो के इस तरफ वाले और इस वाली साइड को हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, और एरो के उस तरफ वाली को हम कहते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारा नया जो बना है प्रोडक्ट, और इसको हम RHS कहते हैं। अगर रिएक्टेंट साइड जो सब्सटेंस है एक से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो इनके बीच हम प्लस का साइन यूज करते हैं। और ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है या एक्वस सॉल्यूशन है, वो कोमा लगा के उसके बीच में लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी करते हैं। तो ये तरीका है किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने का। बीच में हम एरो डालते हैं जिससे दिखाता है ये कि ये जो सब्सटेंस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो अब इसमें चेंज हो गए जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये डेल्टा का निशान है यानी चेंज, क्योंकि ये किस में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, जो उसमें सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनके सिंबल्स या फार्मूले का रिप्रेजेंटेशन। देख लो
जब हम नाम के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू लिखते हैं तो उसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं, इसका यूज नहीं है, इसका यूज है, तो इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या 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 होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने केमिकल इक्वेशन के बारे में तो बता दिया, ठीक है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, हमने सबसे पहले चेंज के बारे में जाना, फिर हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना, फिर हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना, और अब हम जानेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड मतलब जैसे आप 1 किलो चीनी लेने गए दुकान पे, जब आप 1 किलो चीनी लेने गए तो आप, जो दुकानदार था उसने 1 किलो का बाट इधर रखा और 1 किलो चीनी का, जब वो कांटा बीच में आ गया तो समझ गए कि हाँ 1 किलो चीनी है और इस तरफ 1 किलो वजन, तो दोनों बराबर है, तो आप 1 किलो चीनी लेके आ गए। अगर चीनी ज़्यादा हो जाती तो वो फिर निकाल लेते हैं, और चीनी कम हो जाती तो वो डाल देता है, लेकिन बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी तो आप लोगे, वरना आप मान लो उसने कम दिया तो अगले दिन आप नहीं जाओगे। तो बैलेंस्ड इक्वेशन भी कुछ इस तरीके से है। बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है? इन द इक्वेशन इन विच, एक इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन, इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, जो एटम्स होते हैं ना, कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 एटम, 4 एटम या 1 एटम, तो एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। मतलब अगर हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड 2 है तो प्रोडक्ट साइड भी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन के इधर 2 है तो उधर भी कितने होने चाहिए? 2। अगर ऑक्सीजन का 1 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? 1। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ईच एंड एवरी एलिमेंट के जो एटम्स है वो क्या होने चाहिए? इन नंबर्स बराबर होने चाहिए। तो देखो जैसे मेरे को एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने एग्जाम्पल मिटा दिया। अब आप बताओगे और मैं आपके साथ हेल्प करूंगा कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं आप और मैं मिलके। अगर बैलेंस्ड है तो क्या होगा? बैलेंस्ड है तो यानी हर एलिमेंट का जो एटम है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, वो क्या होगा? बराबर होगा। अगर सोडियम का इधर 1 है तो उधर भी 1 होगा, ऑक्सीजन का इधर 1 है तो उधर भी 1 होगा, तो हम कहेंगे कि बराबर है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन के वहाँ 3 है, तो बैलेंस नहीं है, तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो चलो हम इसको चेक करते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ईच एंड एवरी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं। सोडियम का इधर 1 है, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी क्या है? 1। तो चलो सोडियम तो हमारा डन हो गया। हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन का 2 और 1 3। देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे तो 2 है हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं? 3। 1 और 2 3, ठीक है। तो 3 यहीं से पता चल गया क्या गया कि जो ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं? 3। 2 इसके और 1 इसका, 3। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, सोडियम भी बैलेंस्ड है, और सोडियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। बस हाइड्रोजन की वजह से ये इक्वेशन क्या हो जाती है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों हो गई? क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट के जो एटम्स हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के जो एटम है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं है। दैट्स वाई ये इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दो तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, सोडियम 1 सोडियम 1, तो ये क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे H लगा दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो Mg+O, इधर बना दिया हमने MgO2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो ये अनबैलेंस है। मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इधर रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड क्या है? 2 है। तो दैट्स वाई दिस इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर मैंने यहाँ से 2 हटा दिया, अब देखो मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, तो ये क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल, कार्बन प्लस O2, ये इधर जाके बन गया CO2, तो ये क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो ये क्या है?
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं है जैसा हमने इस केस में देखा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के जो एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक और नाम से जाना जाता है स्केलेटन इक्वेशन। क्या कहते हैं? स्केलेटन इक्वेशन। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है। अच्छा देखो, अब आप दुकान पे गए, उसने ज़्यादा चीनी दे दी या कम चीनी दे दी, तो उसे हम बराबर करवाते हैं कि अंकल कम चीनी या चीनी डालो, अंकल ज़्यादा चीनी डाल दी, निकालो इसे। तो देखो इसी तरीके से हमारे को इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हम इसे बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए भी आपके सिलेबस में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, की बैलेंस करो इस केमिकल इक्वेशन को। पहले आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी ये, और बोलेगा इसको बैलेंस करो। तो वो बैलेंस कैसे करना है उसके लिए मैं एक प्रॉपर आपको वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं 15-20 क्वेश्चन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हमने जाना कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। लेकिन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना वो हम दूसरी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो लेकिन बैलेंस करना क्यों जरूरी है भाई? दुकान पे जाओगे, चीनी 1 किलो देना क्यों जरूरी है? अगली बार नहीं आओगे, अगली बार नहीं आओगे तो उसका दुकान ठप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और रीजन है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है? तो देखो रीजन क्या है बैलेंसिंग इक्वेशन करने का, मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का रीजन क्या है? देखो द नंबर ऑफ एटम्स, अब 9th क्लास का अगर आपको थोड़ा सा याद है तो ठीक है, वरना मैं आपको याद दिलाऊंगा। देखो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बोथ साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो द नंबर ऑफ एटम्स of elements on both side of a chemical equation should be equal in accordance with the law of conservation of mass। अब law of conservation of mass क्या कहता था? 9th क्लास में मैंने आपको समझाया था कि mass can neither be created or neither be destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। दिस इज द रीजन, क्योंकि हमारे को क्या करना पड़ता है? इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण, क्योंकि मास कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता और मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इसलिए हमारे को जो हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। देखो आगे कोई चीज लिखे, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। देखो जैसे सोडियम का इधर भी एक इधर भी एक, तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, सेम रहने चाहिए, रिमेन्स द सेम, सेम रहने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। चाहे केमिकल रिएक्शन से पहले या केमिकल रिएक्शन के बाद, जो नंबर ऑफ ईच एंड एलिमेंट के एटम्स हैं वो क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर सोडियम रिएक्शन से पहले 1 एटम है तो वहां पे भी 1 एटम होना चाहिए। हाइड्रोजन 2 एटम है तो उधर भी 2 एटम होना चाहिए। ऑक्सीजन इधर 1 एटम है तो उधर भी 1 एटम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब हम बढ़ेंगे आगे, अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन ही कहो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलो देखो, अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब अब हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लिया, कैसे बैलेंसिंग करना नहीं बताया अभी मैंने आपको, ठीक है। बैलेंसिंग करते क्यों है ये बता दिया, करना क्यों जरूरी है ये बता दिया मैंने, केमिकल इक्वेशन क्या होती है बता दिया मैंने आपको, चेंज क्या होता है बता दिया। अब हम बात करेंगे चैप्टर का जो मेन कंटेंट है उसकी बात करेंगे। तो ये आप अच्छे से समझना, क्योंकि वो तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, यहाँ से चैप्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है? बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 ही है। मैं आपको सारी बताऊंगा, कोई भी नहीं छुड़वाने वाला, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ ये छूट गई ये छूट गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो सबसे पहले हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे मान लो शादी होती है ना, तो हम बोलते हैं कबूल है कबूल है कबूल है। तो वैसे ही यहाँ पे तो दो एक लड़का लड़की कबूल है करके क्या हो जाता है? एक फैमिली बन जाती है उनकी, है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है, ठीक है। तो समझ जाना, आ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, यानी आपस में जुड़ते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, वो सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
टू फॉर्म, कंबाइन होते हैं क्यों? ताकि फॉर्म कर सके एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो रिएक्टेंट मिलके जब कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन होते हैं जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे, मैंने दो एग्जाम्पल देके आपको समझाया है, तो ध्यान से आपको हर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की दो दो एग्जाम्पल याद होने चाहिए। आपको पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, प्लस आपको एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो आप इनको याद कर लेना, मैंने बहुत सिंपल सिंपल आपको एग्जाम्पल दिए हैं। देखो C यानी ये कार्बन है हमारा, ठीक है, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो दो रिएक्टेंट है और क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके यानी कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे क्या कह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देख लो, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के दो, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है। अब कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है तो मैंने S लिख दिया, ऑक्सीजन गैस तो G लिख दिया, और ये जो प्रोडक्ट बना वो गैस की फॉर्म में बना। तो आप देख रहे हो दो रिएक्टेंट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कंबाइन हो रहे ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो सके, तो इस टाइप को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम इसका। तो दूसरा एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे? वाटर। तो दो रिएक्टेंट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो समझाने की बात है कि जितने भी हों मिलके क्या बनाए? एक प्रोडक्ट बनाए, तो हम उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? दो से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो चार मॉलिक्यूल, सॉरी चार एटम, हाइड्रोजन के चार एटम, इधर है क्या? दो दूनी चार, हाँ चार एटम है। ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन इससे भी दो मल्टीप्लाई होगा तो O2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के भी दो एटम है, तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है तो G लिख दिया, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में होता है तो G लिख दिया। अब जो वाटर बना वो लिक्विड बना ना, तो उसे L लिख दिया। तो देख रहे हो दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसके कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो अभी हमने कबूले कबूले देख लिया, अब हम तलाक 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 देखेंगे। तो देखो हमने इससे पहले तो कौन सा केमिकल रिएक्शन देखा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली हमने कबूले 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 किया था, अब यहाँ हम करेंगे तलाक तलाक तलाक, मतलब घर तोड़ेंगे। अब उस समय हमने घर जोड़ा था, अब हम क्या तोड़ेंगे? घर तोड़ेंगे। तो देखो कितने तरीके से घर तोड़ सकते हैं? तीन तरीके, ठीक है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, वहां पे दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा मिलके एक बना रहे थे, यहाँ पे उसका अपोजिट, ठीक है। इसे हम अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्या? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका नाम होता है जब एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट यानी एक सिंगल आइटम है, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी टूट रहा है, या एक सिंगल फैमिली है, मदर फादर, कबूले नहीं, तलाक तलाक तलाक, ठीक है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, ताकि वो क्या कर सके? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, एक सिंगल चीज टूट के दो या दो से ज्यादा चीज बना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब भाई जब टूटेगी कोई चीज तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो समझ गए, यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी, ठीक है, एनर्जी चाहिए ना तोड़ने के लिए किसी चीज को। अच्छा, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने पहले ही बता दिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती है? अपोजिट होती है। अच्छा देखो, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप से होती है। एक थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोलाइसिस कह लो आप, और एक फोटोलाइसिस और या तो फिर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एक तो थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और मैंने कौन से तीन नाम लिखे इनके? थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। इन तीनों के बारे में बताऊंगा। बेसिकली डीकम्पोजिशन ही रिएक्शन है, मतलब है यही, लेकिन हम तोड़ रहे हैं एक सिंगल सब्सटेंस को, तीन तरीके से तोड़ रहे हैं। तो उस बेस पे, किस बेस पे हम तोड़ रहे हैं, उन तीन बेस पे इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन टाइप से डिवाइड कर दिया गया। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो, जब
हो रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन किसकी हेल्प से हो रही है? हीटिंग की हेल्प से। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की हेल्प से होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जब सिंगल सब्सटेंस टूट के दो बना दे या दो से ज्यादा। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से हो सकती है। पहला तरीका क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी हेल्प से होती है? हीट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? हीट की हेल्प से। इसका एग्जांपल दे रखा है, देखो। अब मैंने जो जो एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ ना, अगर किसी में 2 एग्जांपल करा रहा हूँ तो आप 2 एग्जांपल करना, और किसी में अगर मैं 1 एग्जांपल करा रहा हूँ तो आप 1 एग्जांपल करना, ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है? आप आराम से प्यार से जो मैं करा रहा हूँ बस वो करो अच्छे से। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बना दूंगा, वो भी आप कर लेना। सारी चीजें आपका हाथ पकड़ के बोर्ड तक लेके जाऊंगा ताकि आप बोर्ड का एग्जाम अच्छे से दे सको, ठीक है? तो चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, नीचे नाम भी लिखा है मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एक और नाम होता है लाइमस्टोन, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। Ca से हमारा होता है कैल्शियम और C से कार्बन और ऑक्सीजन के 3 एटम। तो कैल्शियम कार्बोनेट है बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसे हीट देते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विकलाइम, चूना होता है ना, वो चीज़, ठीक है? तो ये हमने निकाला है मिनरल लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को जब हम हीट देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO है ये बन जाता है, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो देखो एक सिंगल सब्सटेंस था कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट के क्या बन गया? 2 बन गया, 2 सब्सटेंस बन गया ना। तो जब एक चीज़ टूट के 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाए, किसकी हेल्प से? हीट की हेल्प से, तो इसे कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है लेकिन किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल है, देखो वाटर। वाटर है, हमें क्या करना है? वाटर से, जो वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर क्या बनाता है? वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। तो वाटर का कंपाउंड जो भी कह लो, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। तो मान लो ये वाटर है H2O, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। तो देखें वाटर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 अलग अलग एटम में, हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। तो ये भी क्या है? देखो ये किसकी हेल्प से हुई? इलेक्ट्रिक करंट। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शॉर्टकट में लिखा है इलेक्ट्रिक करंट, बट यहाँ पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैंने वाटर को किस में तोड़ दिया? 2 अलग एटम्स में तोड़ दिया, 2 अलग पार्ट में तोड़ दिया, हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग। तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी हेल्प से हो? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हो, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सबसे पहले हीट, फिर इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा है सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो तो रही है लेकिन किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे देखो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हमने सनलाइट में रख दिया यानी सूर्य की रोशनी में, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा? वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और जो ब्रोमाइड की जो है साथ में सिल्वर के साथ वो क्या बन जाएगा? ब्रोमीन गैस बन जाएगा, ठीक है? ब्रोमाइन गैस अलग हो जाएगी और सिल्वर हमारा रह जाएगा। तो सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई जिसमें एक प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, वो टूट के 2 सब्सटेंस में बन गया। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है ताकि वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है, 3 तरीके से एनर्जी लगती है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये अपोजिट होता है। अब थर्मल यानी यहाँ पे हीट की हेल्प से होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, लिख देता हूं मैं, और फोटोलाइसिस यानी कि सनलाइट। तो ये 3 तरीके से एनर्जी यहाँ पे लगती है। इसका एक एग्जांपल मैंने लिखवा दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यार डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें मैसेज कर देना। और आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बस इतना अच्छा रहेगा। बाकी देखो अब हम बढ़ते हैं अगली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ।
तो चलो अब हम बढ़ते हैं अगली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ। मैंने पहले ही बोल दिया था बट दोबारा रिपीट करने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले थोड़ा एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन में भी कबूले किया था तो डिकम्पोजिशन में तलाक किया, अभी हम कुछ और करते हैं। जैसे मान लो आप हो घर दोस्तों में बैठे हुए हो, आपस में बातचीत करो, वहीं पे आपके पापा आ जाए तो आप खड़े हो जाओगे ना, आप पापा के लिए कुर्सी दे दोगे कि बैठो पापा आप बैठो, ठीक है। इसी तरीके से आपके दोस्त अगर आपसे बड़े कोई आ गए तो आप हट जाओगे, है ना। इसी तरीके से जब हमारे क्लासरूम में गुरुजी आते हैं, टीचर आते हैं, तो हम सभी खड़े हो जाते हैं ना। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही है। तो देखो ध्यान से समझना, आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, ये दो टाइप की होती है, ठीक है, नाम लिख दिया मैंने। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कोई हाई रिएक्टिविटी का कोई एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है, किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से। अभी एग्जांपल दूंगा आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज दे दूंगा, वो नोट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें हाई रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव तक के सारे एलिमेंट दे रखे हैं। तो जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपके मान लो टीचर है, ठीक है, जब टीचर आए तो आप खड़े हो गए, अब मान लो टीचर बैठ गए, आप भी बैठ गए, फिर प्रिंसिपल आए तो फिर टीचर भी खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आएगा तो उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे, हटा दे या उसकी जगह ले ले, डिस्प्लेस करने का मतलब उसकी जगह ले ले किसकी, लेस रिएक्टिव एलिमेंट की, उसी के कंपाउंड से, मतलब उसके कंपाउंड से उसको हटाकर उसकी जगह ले लेना कौन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो कितना इजीली आपको समझ आ गया। अच्छा ये दो टाइप का होता है, इसे मतलब दो टाइप का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर दे, एक एलिमेंट, ठीक है। सिंगल यानी कि एक, डबल यानी कि दो या दो से ज्यादा। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे और उनकी जगह ले ले, तो हम इसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आप सिर्फ ये वाली डेफिनेशन भी लिख दोगे तो चल जाएगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अगर आपसे पूछे कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप ये वाली लिखना। अगर आपसे पूछे राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो भी आप ये वाली डेफिनेशन लिखना। और एग्जाम्पल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये दो मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, अब मैं इनके बारे में आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो जैसे जिंक है और यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट। अब मैंने नाम नहीं लिखे वरना ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो देखो जिंक है, सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया था बट मैं रिपीट कर देता हूँ। जब किसी चीज़ को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया जाता है या वाटर सोल्यूबल होता है, तो मतलब वाटर के साथ मिक्स है वो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब एक्वस। तो जिंक है और कॉपर सल्फेट है। अब जो जिंक है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर इसके साथ सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना रखा है, कंपाउंड बना रखा है। उस कंपाउंड का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। लेकिन जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। देखो ले ली ना, तो जिंक सल्फेट बना दिया। और कॉपर क्योंकि बेचारा कम रिएक्टिव था तो वो बेचारा अलग हो गया। तो जब ज्यादा रिएक्टिव सिंगल एक एलिमेंट जब ज्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटाकर उसकी जगह ले ले, तो क्या कहलाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से देखो मैग्नीशियम है Mg, और ये जिंक सल्फेट है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, लेकिन मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक को उसके कंपाउंड से, उसका कंपाउंड क्या है यहाँ पे, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट में से जिंक को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और जिंक बेचारा अलग हो गया, ठीक है। तो जब कोई सिंगल एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव है वो किसी सिंगल एलिमेंट को जो कम रिएक्टिव है उसके कंपाउंड से हटाकर उसकी जगह ले ले, तो क्या कहलाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जांपल आप याद कर लेना, ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप डिट्टो यहाँ पे लिख सकते हो। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की।
डबल में बेसिकली यहाँ पे 2, यहाँ पे सिंगल जिंक डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 2, ठीक है। तो देखेंगे एग्जांपल भी समझेंगे। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, पर्सिपिटेशन रिएक्शन के बारे में देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट तो आप समझ गए, लेकिन पर्सिपिटेशन में एक वर्ड आता है पर्सिपिटेट, ठीक है। उस पर्सिपिटेट मीनिंग का बच्चों को मतलब समझ नहीं आता, जैसे पर्सिपिटेट, ठीक है। पर्सिपिटेट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ आपने पानी में मिलाई, उसके नीचे कोई चीज़ बैठ जाती है ना पाउडर फॉर्म में, है ना, तो उसे जब कोई चीज़ जैसे तलछट कहते हैं, गाद कहते हैं उसे, जो नीचे बैठ जाती है ना, तो उसे हम कहते हैं पर्सिपिटेट, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कुछ ऐसा होता है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट में कुछ नीचे बैठ जाता है, सॉल्यूशन में कुछ नीचे बैठ जाता है, उस बैठने वाली चीज़ को हम पर्सिपिटेट कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो देखो, सिंगल में सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था दूसरे को, अपने से कम रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट एटम्स, 2 डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, मतलब दो डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं या और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय, 2 एटम है या पूरा ग्रुप ऑफ एटम है, वो उसको कौन डिस्प्लेस कर रहा है, कोई और एटम्स डिस्प्लेस कर रहे हैं, कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स डिस्प्लेस कर रहे हैं। यानी 2 एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम है, उसको किसी और एटम्स, 2 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के थ्रू डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में है, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखो, सोडियम बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है मान लेते हैं, वो आपको सीरीज में आपको सारे आप याद कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और आपको डाउट हो तो भी पूछ लेना। तो सोडियम ने क्या करा, बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया। अब बेरियम ने क्या करा, इसके साथ कंपाउंड बना दिया सल्फेट के साथ, तो बेरियम क्लोराइड था यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखो बेरियम क्या है, सल्फेट है, और सोडियम ने किसकी जगह ले ली, बेरियम की। तो बेरियम किसके साथ था, क्लोराइड के साथ, सोडियम ने रिएक्ट करके बना लिया सोडियम क्लोराइड। अब ये एरो का निशान क्या दिया है मैंने यहाँ पे नीचे, हर चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप जब बुक पढ़ो, कोई भी चीज, कोई भी किताब पढ़ो तो आपको दिक्कत ना है। ये जो एरो का निशान है ना नीचे जो बना रखा है यहाँ पे भी, इसका मतलब है पर्सिपिटेट, यानी जो प्रोडक्ट बना होगा उसमें नीचे क्या बैठा होगा, बेरियम सल्फेट एज अ पर्सिपिटेट नीचे बैठ गया होगा, और ये व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट पर्सिपिटेट, ठीक है। जो बेरियम सल्फेट होगा ना उसका कलर क्या होगा, व्हाइट पर्सिपिटेट, मतलब व्हाइट कलर का होगा वो। एक और बार देख लो, सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया, तो सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, आपस में दोनों रिएक्ट कर लिया। अब इसे पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, तो नीचे पर्सिपिटेट भी बैठ गया बेरियम सल्फेट का। अब दूसरा देखो, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड, तो सिल्वर ने ब्रोमाइड की, सोडियम की जगह ले ली, और सोडियम ने सिल्वर की जगह ले ली, तो देखो क्या हुआ, सोडियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। यहाँ पे क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन यहाँ देखो सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, और यहाँ पे क्या था, सोडियम ब्रोमाइड, लेकिन क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। तो देख लो एक दूसरे को, इन्होंने इसकी जगह ले ली और इन्होंने इसकी जगह ले ली, तो 2 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स डिस्प्लेस कर दिए जाए, या वो डिस्प्लेस कर दे किसी 2 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, पर्सिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड एज अ पर्सिपिटेट फॉर्म हुआ है, और वो येलो कलर का है। किस कलर का है, येलो कलर का, मतलब सॉल्यूशन में, प्रोडक्ट के सॉल्यूशन में नीचे एक पर्सिपिटेट बैठ गया येलो कलर का, वो कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, जिसमें मैंने आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट बताया। अब मैं आगे चलूंगा दूसरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ, चलो बिना किसी देरी के वहां पर चलते हैं। चलो देखो, तो अब हम बात करें अगली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद 3 बची है, बस 3 या 4 बची है, फिर हमारा ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म है। तो देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इजी है, जब एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ। एसिड क्या होता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा था, नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं कमेंट में आपको इसका जवाब दूंगा। तो जब एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए, सॉल्ट और वाटर। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ताकि क्या बना सके, सॉल्ट और वाटर बना सके। जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस
हाइड्रो, अब इसका नाम आप बताना मुझे, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, इसके बारे में आप बताना मुझे कमेंट में नाम इसका, ठीक है, मैं बता नहीं रहा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये वाला जो, ठीक है, ये जो एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है, इसका नाम नहीं बता रहा मैं आप। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये एसिड रिएक्ट कर रहा है क्या बनाने के लिए, सोडियम सल्फेट बनाने के लिए और वाटर बनाने के लिए। तो वाटर मैंने बताया दिए थे, यहाँ पे वाटर बना दिया इसने। देखो ये है बेस और ये है एक एसिड, इसका नाम आपको कमेंट में गैस करना है, ठीक है। वैसे आपको पता होगा, आपने बचपन 7वीं में पढ़ा है, ठीक है, नहीं तो आप मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। तो देखो कुछ चीज़ें आपको खुद भी पता करनी चाहिए। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये बेस है और ये एसिड है, तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ताकि क्या बना सके, सोडियम सल्फेट, ये क्या है हमारा एक सॉल्ट है, ठीक है, और हाइड्रो H2O क्या हो, सॉरी वाटर है। तो देखा बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। कोई भी रिएक्शन है अगर उसमें हीट रिलीज हो रही है, कोई भी रिएक्शन अगर उसमें हीट रिलीज हो रही है तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जब मतलब कोई भी चीज़ हम बर्न करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा, भी मैं समझाऊंगा उसके बारे में। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक कुछ एग्जांपल है, रेस्पिरेशन एक कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन जो हमारे शरीर में एनर्जी क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो एनर्जी क्रिएट हो रही है ना, तो वहाँ पे हीट भी इवॉल्व होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो हमारे वेजिटेबल प्रोडक्ट होते हैं जो डीकम्पोज हो जाते हैं, वो कंपोस्ट में जब बनते हैं तो वो भी एक क्या है, जब वो वेजिटेबल प्रोडक्ट से कंपोस्ट बनते हैं तो वो भी क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखो जैसे मीथेन गैस है, इसको मैंने बर्न किया ऑक्सीजन की हेल्प से। मीथेन गैस को, एक नेचुरल गैस, इसको बर्न किया मैंने ऑक्सीजन की हेल्प से, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी गैस, वाटर भी बना प्लस हीट भी इवॉल्व हुई। अब भाई गैस जलाओगे तो हीट नहीं बनेगी। हम एलपीजी गैस जलाते हैं चूल्हा, तो वहाँ पे भी तो खाना कैसे बन जाता है, ऐसी वहाँ पे भी हीट होती है। तो मीथेन गैस ऑक्सीजन की हेल्प से यानी एयर में मैंने जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हीट आ गया ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जलाया ऑक्सीजन एयर में, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को जलाया मैंने, तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया क्योंकि मैग्नीशियम जल गया हमारा, और हीट भी इवॉल्व हुई। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो अब बढ़ते हैं अगली टाइप ऑफ रिएक्शन के पास। तो देखो आगे बढ़ते हैं अगली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो अगली क्या है हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट अब्सॉर्ब कर ली जाती है। देखो वहां पे क्या हो रहा था एक्सोथर्मिक में, ये एक्सोथर्मिक की अपोजिट होती है एंडोथर्मिक, आप कह सकते हो। वहां पे रिलीज हो रही थी हीट, यहाँ पे क्या हो रही है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है। द रिएक्शन इन विच अब्जॉर्बेशन ऑफ हीट, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का यूज किया जाता है रिएक्शन के लिए। इन सबको प्रोड्यूस नहीं होती, ये प्रोड्यूस नहीं हो रही, ये इनका यूज हो रहा है, इनका अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट या एनर्जी का या लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का अब्जॉर्प्शन हो, है ना, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक फोटोसिंथेसिस है जिसमें भी क्या होता है, जैसे सनलाइट अब्जॉर्ब कर ली जाती है ना क्लोरोफिल के थ्रू, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, हीट को, लाइट को, सनलाइट को अब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसलिए उसे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, हीट इसे मिला तो ये क्या, मर्क्यूरी अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो हीट यूज हो रही है ना, इसमें हीट यूज हो रही है इसमें। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड दो सब्सटेंस में टूट गया, मर्क्यूरी अलग ऑक्सीजन अलग, इसे आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हो, डीकम्पोजिशन भी कह सकते हो क्योंकि एक सब्सटेंस दो में टूट गया। तो देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हीट मिली, हीट क्या हुई, अब्जॉर्ब हुई, तो मर्क्यूरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन, ये बहुत ईजी है। इसके बाद रिडक्शन और एक हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, देन टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, इसकी तीन डेफिनेशन, इन तीनों को जोड़ के आप एक डेफिनेशन बनाना। एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, या ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। देखो मैं तीनों को एक ही बार में बताऊंगा। ऑक्सीडेशन एक ऐसी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा या कोई सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा।
किसी भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का कि भाई ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तीन तरीके, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसमें, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या फिर क्या कह रहे हो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो। अगर ये तीनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक से ये तीनों है तो वो किस में आ जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। जैसे देखो कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो कॉपर पहले अलग था, ऑक्सीजन पहले अलग था, लेकिन बाद में कॉपर के साथ मिल गया। तो जब कॉपर के साथ मिल गया तो इसे कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन इज एडेड, वो किस में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन में। अब दो सब्सटेंस मिलके एक बन रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन में भी आ जाएगा, वो अलग बात है। तो अभी हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए। तो ऑक्सीजन ऐड हो गई, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब देखो हाइड्राइड सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड था ये, तो ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन जब मिले तो देखो हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड से अलग हो गया, तो ये अलग हो गया इस, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो रहा है, पहली में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दूसरी में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, और तीसरी में क्या हो रहा है, जिंक था, अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। तो यहाँ पे लूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, ऑक्सीजन हमारा ऐड हो जाए या हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो जाए, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ऑक्सीडेशन में। और एंडोथर्मिक मैंने आपको बता दिया, जिसमें हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी ये एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में रिलीज की जाती थी। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ बिना किसी देरी के। तो देखो लास्ट हमारी 2 बची हुई है, उसके बाद हम फ्री हैं, फिर दूसरा पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा 5-10 मिनट का टॉपिक है वो क्लियर करा दूंगा। तो पार्ट 1 आप पूरा देख रहे हो, ठीक है। देखो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन की उल्टी, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगी, क्या रिमूव होगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐड होगी और एक कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, आप तीनों को एक साथ एक लाइन में लगा दो कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड और अ सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए या कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम क्लोरेट है, तो पोटेशियम क्लोरेट है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया, तो जब ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन। देखो सोडियम अलग और हमारा हाइड्रोजन अलग, लेकिन जब दोनों मिल गया, सोडियम हाइड्राइड बना दिया, तो यहाँ पे दोनों मिल गया ना, तो सोडियम हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अब जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो जिंक पूरा हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया ना, इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, पूरा हो गया ये। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ये किसकी अपोजिट होती है, ऑक्सीडेशन की। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, सब्सटेंस लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है, या कह सकते हो रिडक्शन में क्या, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है और सब्सटेंस गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है, दोनों रिएक्शन हो रही है एक ही केमिकल रिएक्शन में, तो हम उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड है, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ आगे क्या मिल गया, ये कॉपर का ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, कॉपर ऑक्सीजन मिल गया। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब कॉपर ऑक्सीजन के साथ था बेचारा, यहाँ पे ऑक्सीजन ले गया, हट गया ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है और ऑक्सीजन रिमूव भी हो रही है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसी तरीके से देखो MnO2 है, यहाँ पे क्या हो गया, Cl2 हो गया, ये क्लोरीन यहाँ से इसके पास चला गया, ऑक्सीजन हट गया ना यहाँ से इसके पास, तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब यहाँ पे HCl है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्लोरीन अकेले रह गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, देखो जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन में बताया था, वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऊपर रिडक्शन हो रहा है, नीचे ऑक्सीडेशन, एक ही केमिकल रिएक्शन में। जब एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन।
तो यार मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इस चैप्टर का आधा 90% ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख ली, केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस वो चेंज क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अभी कोई डाउट है ना आपको, तो यार डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर बेझिझक मैसेज कर दो। इसको नोट्स में प्रॉपर फॉर्म में मैंने बना रखा है, आपको वो व्हाट्सअप पर सेंड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर।